अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शाहिद स्मार्ट्स एंड पावर से। और आज हम इस वेबिनार के जो सीरीज़ है इसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और इसमें हम जो है लास्ट सेशन के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फायर का जो ट्रायंगल है वो क्या होता है। फयाज साहब हमारे साथ थे इस सेशन में। फयाज साहब तो अवेलेबल नहीं हैं, बट आई बिलीव कि मैं इंशाल्लाह जो कि सोलर से रेलिवेंट चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रेलिवेंट चीज़ें हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट सेशन में जिस तरीके से हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि फायर जो है एक केमिकल रिएक्शन है, एक चेन रिएक्शन है जो कि कंटिन्यू हो जाता है जब उसकी मखसूस रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं। कंडक्शन, रेडिएशंस और कन्वेक्शंस के थ्रू। ट्रायंगल जो था इसमें हमारे पास जो फायर की जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि तीनों अगर मौजूद हों तो ही फायर जो है उसका वजूद ज़हूर पजीर होता है। इसी हवाले से ऑक्सीजन का एक मखसूस लेवल हमने पढ़ा। हीट एक मखसूस लेवल तक होनी चाहिए तो इग्नाइट होगी। और इसी फायर को जलने के लिए जो फ्यूल रिक्वायर्ड है वो अगर होगा, तो ये तीनों एस्पेक्ट्स अगर अवेलेबल रहेंगे तो फायर का जो केमिकल रिएक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। और वेपोराइजेशन का जो अमल होता है वो ज़हूर पजीर होने के बाद जो हमारे पास हीट और जो रोशनी है वो जनरेट होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर हमने पढ़ ली थी कि हमारे पास जो पेपर्स और वुड्स, जो एक नॉर्मल हमारे पास जो मटेरियल होता है उस पर लगने वाली आग को सॉलिड फायर कहते हैं। लिक्विड ऑयल, पेट्रोल जो आग होती है उसको लिक्विड फायर कहते हैं। इसी तरीके से जो गैस फायर होती है, एलपीजी, और इसी तरीके से प्रोपेन, मीथेन, इस तरीके की जो फायर्स हैं, गैसेस हैं, उन पर लगने वाली आग जो है वो अमूमी तौर पे गैस फायर कहलाती है। केमिकल मेटल की भी फायर जो है बहुत हार्श फायर होती है। अक्सर इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जहाँ इस तरीके का मटेरियल हो कि जो किसी इंतहाई हाई दर्जा हरारत पर इग्नाइट हो सकने वाला हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेटल जो है इसका जो इग्निशन है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होता है और जब हो जाए तो बहुत ज़्यादा डेडली होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फायर है। ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल जो फायर है वो हमारे जो बिजनेस नीश है उससे रेलिवेंट है। और हम चाहते हैं कि ख़ास तौर पे बहरिया टाउन के जो घर हैं, जो विलाज हैं, क्योंकि एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ दीवार से दीवार मिली हुई है। और ऐसी सूरत में दीवार से दीवार मिली होने की वजह से ये एक बहुत इम्पोर्टेंस इख्तियार कर जाता है पूरी सोसाइटी के लिए। एक इम्पॉर्टेंट मैटर है जिसमें हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी अपने एरियाज को उसी हिसाब से सेफगार्ड करे और बेसिक सेफ्टीज के जो मेजर्स है वो अडॉप्ट कर सके। किचन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारे पास अक्सर ज़्यादातर एरियाज में सिलेंडर्स आते हैं और हमें उन सिलेंडर्स के लिए जो बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, मेजर्स हैं, वो लेने होते हैं। तो ये फायर्स की बेसिकली टाइप्स थी जिनको हमने लास्ट सेशन में स्टडी किया था। और जो इसका एक्सटिंग्विश करने का मेथड है, यानी कि इसको बुझाने का जो तरीक़ेकार है, वो भी इन तीन चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है। और उसके अंदर स्टारवेशन है, यानी कि हम आग के जो अमल ट्रायंगल है उसके अंदर से हम फ्यूल को हटा दें, यानी आग को भूखा रखें। तो हमारे पास जितने भी जो जलने वाली चीज़ें हैं, मटेरियल है, वो अगर आग के अराउंड रहेगा तो आग अपना चैन रिएक्शन कंटिन्यू रखेगी। लेकिन अगर हम जो भी जलने वाली चीज़ है उसको आग से दूर कर देंगे तो इसको स्टारवेशन कहते हैं, और इसको स्टारवेशन से आग बुझाने का तरीका कहते हैं। इसी तरीके से स्मदरिंग जो है ये अमूमी तौर के ऊपर ढांप लेने का अमल है। यानी कि अक्सर फ्यूल की जो फायर्स हो गई या लिक्विड्स की फायर हो गई, इनके ऊपर हम अक्सर फोमिंग के तरीके से ऑक्सीजन को कट ऑफ करते हैं। तो ऑक्सीजन कट ऑफ होने से भी एक बेसिक अमल है फायर बुझाने का कि अगर ऑक्सीजन ना मिले उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ ये चैन रिएक्शन का अमल चल रहा है, वहाँ पर हम ऑक्सीजन को कट ऑफ करने से आग को बुझा सकते हैं।
इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन हमारे पास कूलिंग है, कि हमारे पास ऐसा जो है एजेंट हो जिससे हम उस पर्टिकुलर एरिया को इतना कूल कर दें कि जो इग्नाइट जो इग्निशन पॉइंट है उससे टेम्परेचर बिलो हो जाए और आग का बुझने का अमल शुरू हो जाए। तो ये तीन मेथड हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। और इसी हवाले से जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मेजर चैलेंजेस हैं जो कि हमें अक्सर फैमिलीज को या रेजिडेंट्स को, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि फायर फाइटिंग जो है वो हम किस इक्विपमेंट से कर सकते हैं, यानी कि हमें हमारे पास जो इक्विपमेंट मौजूद हैं, कौन सा इक्विपमेंट किस फायर पर यूज़ होगा, ये हमें पता होना चाहिए। इसीलिए हमने ये बेसिक फायर फाइटिंग सीरीज शुरू की थी। और इसके अंदर कुछ तो हमारे पास इनिशियल लेवल के जो प्रिकॉशंस हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें लेना चाहिए। तो लेट्स सी, पहले हम इन फायर एक्सटिंग्विशर्स को पढ़ लेते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स के हवाले से जो हमारे पास अक्सर हम जो प्लेस, एक स्पेसिफिक प्लेस बनी होती है, ये बड़ी बिल्डिंग्स में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, इंडस्ट्रीज के में, इसी तरीके से हमें घरों में भी कुछ बेसिक सेफ्टी के फायर एक्सटिंग्विशर रखने चाहिए जो कि आग बुझाने के लिए काम आते हैं। तो उसमें एक फायर ब्लैंकेट है। फायर ब्लैंकेट जो है फायर रेजिस्टेंस मटेरियल का बना होता है। और ये अक्सर औकात ऐसी जगहों पे, जैसे ये एक ऑक्सीजन को कट ऑफ करने का काम करता है। और अगर किसी इंसान को आग लग जाए तो उसके अराउंड अगर हम इसका ब्लैंकेट को लपेट दें तो उससे भी ऑक्सीजन कट होने के बाद उससे आग बुझ सकती है। और हॉट कुकिंग इक्विपमेंट है, फ्राई पैन्स वगैरह किचन के अंदर, एक ऐसे छोटे इक्विपमेंट जो कि फायर ब्लैंकेट जिनको कवर कर सकता है, वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके की आग के लिए ये ज़्यादा काम अच्छा करता है? जैसे कि क्लास फायर ए पेपर, वही जिस तरीके से सॉलिड मटेरियल है और जिसको आग लग सकती है उनके लिए है। इसी तरीके से कुकिंग ऑयल, फैट फायर्स, चिकनाई वगैरह से जो किचन में लगने वाली आग है, एक मखसूस कम एरिया के लिए होती है। ऐसी सूरत में हमें ये फ़ायदा होता है कि हम जो है उस पर्टिकुलर एरिया को कवर कर लें और हमारे पास जो है ब्लैंकेट से वो पूरी आग बुझ सकती है कि उसने ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगी, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया के लिए होगा। इसी तरीके से क्लोथिंग की जो फायर्स है, कपड़े को आग लग गई है और वो भी एक ऐसे इंसान को लगी है या एक लिमिटेड एरिया में लगी है जहाँ ब्लैंकेट कवर कर सके। जहाँ ब्लैंकेट कवर नहीं कर सकता वहाँ पर ब्लैंकेट काम नहीं करेगा, क्योंकि जो आग लगने का रकबा है वो अगर बड़ा हो चुका है और उसको ब्लैंकेट कवर नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में आपको दूसरे एक्सटिंग्विशर के ऊपर जाना पड़ेगा। और वो हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। इसी तरीके से अक्सर औकात आप देखेंगे कि हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक्सटिंग्विशर है वाटर, प्रेशर वाटर। इसमें पानी होता है और प्रेशर के साथ फिल होता है, और इसकी जो नोज़ल है और इसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है इंस्ट्रक्शंस, वो आपको बताती हैं कि ये जो है वाटर, प्रेशर वाटर है और ये उसका एक्सटिंग्विशर है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका आगे सबका अमूमन एक जैसा ही होता है कि पिन निकालनी पड़ती है और नोज़ल को फायर की तरफ एम करके इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये देखने की ज़रूरत है, ये आइडेंटिफाई ज़रूर करने की ज़रूरत है कि हम इस फायर एक्सटिंग्विशर को किस जगह पर इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये फायर एक्सटिंग्विशर पानी वाला है, और पानी वाला जिस जगह पर, जिस आग पर इस्तेमाल हो सकता है वो कौन कौन सी है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको अंडरस्टैंड करना है। अक्सर हमारे पास जो फायर प्रेशर वाटर हैं वो क्लास ए फायर के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर कोई किसी लकड़ी को, पेपर को, क्लॉथ को, इस तरह की फर्नीचर को ये आग लगी हुई हो, तो यहाँ पर हम इस फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते? इसको हम इलेक्ट्रिकल फायर्स, जहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा हो, एक्टिव इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के अंदर ट्रेवल कर रही हो। इसी तरीके से फ्लेमेबल लिक्विड फायर्स जो हैं उसके ऊपर इस्तेमाल करना, इसको
इतना ज़्यादा कारामद नहीं होगा, क्योंकि पानी जो है वो वेपोराइज हो जाएगा, इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। ऐसी सूरत में इसको डायरेक्टली लिक्विड या गैस लिक्विड फायर्स के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसका शॉवर की तरह इस्तेमाल करने से ये होता है कि जब वो स्टीम बनती है तो ऑक्सीजन जो है कट ऑफ होती है, तो इससे फ़ायदा हो सकता है कि डायरेक्टली अप्लाई ना किया जाए लिक्विड फायर्स के ऊपर, लेकिन इसको शॉवर किया जाए। शॉवर करने से जब स्टीम बनेगी और स्टीम से ऑक्सीजन कट ऑफ होके थोड़ी बेहतरी आ सकती है। तो ये प्रेशर वाटर जो है हमें क्लास ए पर ही यूज़ करना है। नॉर्मली इसका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि ये पानी को ठंडा फायर को ठंडा करता है, बर्निंग मटेरियल को इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लेकर आता है। इसी तरीके से मटेरियल को गीला हो जाता है, जिससे मटेरियल जो है री इग्निशन के काबिल नहीं रहता। तो ये फायर का एक्सटिंग्विशर है, एक बेसिक घर में होना चाहिए, छोटा बेशक हो लेकिन ये घरों में होना चाहिए। लेकिन ये भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये किस आग के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर है वो अमूमन बॉल्स हैं, इस तरीके की छोटी, अक्सर औकात इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के पास इंस्टॉल्ड होती हैं। अमूमन सोलर इंस्टॉलर्स या इलेक्ट्रिकल काम करने वाले लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इस बात का इस मामले में बहुत ज़्यादा ख्याल रहे कि इसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि पाकिस्तान में अमूमन ये होता है कि हर चीज़, जब भी कोई एक चीज़ आती है तो उसके बाद उसकी कॉपीज शुरू हो जाती हैं। तो अगर तो पहली सूरत में कि यहाँ अब फायर बॉल्स अगर नहीं, ज़्यादातर तो यही देखने में आया है कि वो इफ़ेक्टिवली उनका क्यूए नहीं हुआ होता, क्यूसी नहीं हुई होती, और वो अक्सर औकात हमारे पास वो इस्तेमाल में नहीं आ पाती, वो एक्यूरेटली वर्क नहीं करती। तो ऐसी सूरत में पता ज़रूर होना चाहिए कि इसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर होता है, और ये इसी तरीके से क्लास ए फायर, और जिस तरह फ्लेमेबल लिक्विड हैं, पेट्रोल, डीजल, पेंट, ऑयल, इस तरीके से, और क्लास सी फ्लेमेबल गैसेस वगैरह। तो इसका भी काम ऑक्सीजन को कट करने का होता है। इसके अंदर जो पाउडर होता है वो जो है ऑक्सीजन को कट करता है, वो बर्नेबल नहीं होता, और इसको ड्राई केमिकल पाउडर कहते हैं। इसके बारे में आगे जो एक्सटिंग्विशर है, जो प्रॉपर एक्सटिंग्विशर है, जो कि आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, अब वो आपको इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे देगा। ये हमारे पास डीसीपीज आ गए, ड्राई केमिकल पाउडर्स के मजीद एक्सटिंग्विशर, जो ड्राई केमिकल पाउडर बॉल में इस्तेमाल होता है वही इनमें होता है, लेकिन ये इफेक्टिव इसलिए होते हैं कि आप इसको खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ तो ऑटोमेटेड रूफ के साथ लगे हुए होते हैं, और इनको इस्तेमाल जिस तरीके से राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये बॉल्स ही ये रूफ के साथ हैंग हो जाती है, और इसमें भी एक ऑटोमेटिक सेंसर होता है जो कि एक मखसूस दर्जा दर्जा हरारत को, जिस तरह बॉल के अंदर होता है उसी तरीके से ये भी सेंस करता है और ऑटो अप्लाई हो जाता है, और इसमें से भी जो है ड्राई केमिकल पाउडर जो है रिलीज होता है। इसी तरीके से हाथ से इस्तेमाल होने वाला एक्सटिंग्विशर है, और ये भी पानी की तरह की शेप में होता है, लेकिन आपने इस पर पढ़ना है, और क्योंकि एक जैसे ही एक्सटिंग्विशर होते हैं मोस्टली, तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर थोड़ी सी पढ़ने के लिए कुछ डिटेल्स लिखी हों तो वो लाजमी पढ़ के इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमें अक्सर ऐसी जगहों पर प्लेस करने चाहिए ड्राई केमिकल पाउडर जहाँ पर अक्सर जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, या जहाँ पर फ्लेमेबल लिक्विड है, पेट्रोल पंप्स हो गए, और इसी तरीके से जनरेटर रूम वगैरह, और फ्यूल स्टोर जहाँ हो रहा होता है अक्सर, ड्रम्स वगैरह जो फ्यूल के, तो यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। इसके छोटे क्वांटिटी में भी फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, जो कि 2 kg 3 kg से आना शुरू होते हैं, तो घरों के लिए और अक्सर औकात गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। गाड़ी में भी चूंकि फ्यूल यूज़ हो रहा होता है, और अक्सर औकात आपने देखा होगा कि रोड पे खड़ी हुई किसी गाड़ी को आग लगी हुई होती है और हम उसको बुझा नहीं पा रहे होते, और उसके लिए बेहतर यही है कि हर गाड़ी में एक जो है ड्राई केमिकल पाउडर का छोटा फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर होना चाहिए। इसी तरीके से, और इसका इस्तेमाल है किस तरीके से, मैनुअल थ्रो है, उसको भी नोज़ल उसी तरीके से निकाल के इसको अप्लाई करेंगे जो आग का जहाँ से जल रही है, और वहाँ उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और ये भी जो है तकरीबन अगर आग लगती है तो उसकी वहीं पर ड्राई केमिकल पाउडर ऑटोमेटिकली सप्रेस कर सकता है, जिस तरीके से छोटा लाल वाला है, और ख़ुद अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आपने उस पाउडर को आग के ऊपर इस तरीके से छिड़काव करना है या स्प्रे करना है, जिससे ऑक्सीजन कट ऑफ हो और टेम्परेचर नीचे आए। इन दोनों
सूरतों के साथ आपकी आग बुझ सकती है। और ये जिन क्लासेस के ऊपर इस्तेमाल होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही हमारे पास जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड है, इसका सिलेंडर होता है। ये बड़ा आसानी से आइडेंटिफाई हो सकता है क्योंकि इसके जो नोज़ल है उसकी उससे बहुत ब्लैक कलर की एक नोज़ल आपको क्लियर नज़र आ रही होती है स्प्रे करने के लिए, तो उससे अंडरस्टैंड हो जाता है। बड़ा बड़ा लिखा भी होता है अक्सर कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसका जो शेप है वो सिलेंडर की तरह होता है। और ये इस्तेमाल करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत इसको मद्देनज़र रखना है कि ये किसी कंपार्टमेंट या बंद जगह पर इस्तेमाल ना हो, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ख़त्म करता है उस एरिया से। तो आपको ऑक्सीजन ख़त्म होने से आपके इनहेल में आप खुद इंसान बहैसियत इंसान जो है ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर, तो खुद भी अनकॉन्शियस हो सकता है। और ये इस्तेमाल करने के लिए आपको वेंटिलेटेड एरिया चूज़ करना पड़ेगा, और इसको पुशिस के साथ आपने इस्तेमाल करना है, एकदम कंटिन्यूस पुश भी नहीं करना, क्योंकि अक्सर औकात ये इलेक्ट्रिकल फायर पर इस्तेमाल होता है और लिक्विड्स पर इस्तेमाल होता है। अगर इलेक्ट्रिकल फायर पर इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें मॉइस्चर भी हो सकता है, और मॉइस्चर होने की वजह से आपको शॉक भी लग सकता है। तो पुशिस में इस्तेमाल करें, एकदम बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करें। इस तरीके से हमारे पास जो है क्लास C फायर के ऊपर इस्तेमाल होता है अमूमन, इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर, और CO2 और लिक्विड्स के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। और इसका जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि इससे इस्तेमाल करते वक्त फ्रॉस्ट बाइट का भी ख़तरा होता है, इसीलिए इसकी जो एग्जिट नोजल्स की शेप्स हैं वो इस तरीके से हैं कि आप उसको होल्ड या तो अलग से करें। देखें, आपने बड़ा वाला एक्सटिंग्विशर, इसके ऊपर एक अलग से हैंडल है ताकि आपका हाथ के जो टिश्यूज हैं वो इतनी ठंडी गैस होती है कि ये उसको डैमेज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रहे कि हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनका आपको पता हो कि वो किस जगह पर इस्तेमाल होने वाले हैं। इसको भी इसी तरीके से पुल करते हैं, इसको अनलॉक करते हैं इसका हैंडल, और नोज़ल को बेस ऑफ द फायर पर करते हैं, स्क्वीज करते हैं, और इसी तरीके से नोज़ल साइड टू साइड अक्रॉस द बेस ऑफ फायर, इसी तरीके से नोज़ल को स्प्रे की मोड में करते हैं। और जिस तरीके से पहले बताया कि यूज इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज एज अ कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिस्प्लेस द ऑक्सीजन एंड कॉज द ब्रीथिंग इश्यूज इन द कन्फाइंड स्पेसेस। सो आपने इसको वेंटिलेटेड एरिया में इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया में इस्तेमाल अगर करना है तो वहाँ खड़े नहीं रहना, उसको वहाँ से आपको खुद भी मूव होना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास AFFF है। ये बहुत AFFF जो है फिल्म फोमिंग फॉर्म होता है, और ये अक्सर लिक्विड जो गैसेस होती हैं, लिक्विड्स होते हैं, और फ्लेमेबल लिक्विड होता है जैसे पेट्रोल, ऑयल, फैट्स, इनके लिए इस्तेमाल होता है। और क्लास A पर भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इसका पर्पस ये है कि वो पूरी उस एरिया को फोमिंग की सूरत में कवर करता है, झाग पूरे लिक्विड पर फैल जाता है और उसको ऑक्सीजन कट कर देता है। इससे ये जो है आपकी आग को बुझाता है। और इसको इलेक्ट्रिकल फायर पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि फोमिंग और जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ख़राब कर सकती है। इसी तरीके से हमारे पास इसका भी जो प्रोसीजर है आग बुझाने का, वो ऑक्सीजन को कट ऑफ करना है। तो ऑक्सीजन को कट ऑफ करने से जो फायर का ट्रायंगल है उसको कट ऑफ कर देता है। और हमारे पास जो नॉर्मली फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ करने का जो तरीका है उसमें जो हमारा पुल द पिन, हमने किस तरीके से उसको पिन को पुल करना है। ज़्यादातर फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर इसी तरीके से पिन्स पुल होती हैं। इसी तरीके से उसका एम हम जो है फायर की जहाँ से जल रही है आग उसकी तरफ करते हैं, और उसके बाद हम इसको स्क्वीज करते हैं, पुश करते हैं तो हैंडल को, तो इसमें से फायर एक्सटिंग्विशर के जो भी एलिमेंट है वो रिलीज होते हैं। और ये देखने की ज़रूरत है कि आग की नौयत किस तरीके की है। अगर आग ज़्यादा लगी होगी तो अल्टीमेटली छोटे फायर एक्सटिंग्विशर्स वहाँ काम नहीं करेंगे। ये इनिशियल फर्स्ट रिस्पॉन्स के तौर पर छोटे एक्सटिंग्विशर काम करते हैं। अगर एक जगह पर बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है तो वहाँ पर आपने अप्लाई करते हुए ये देखना है कि उसका फ़ायदा भी हो, अफादियत भी उसकी हो।
इसी तरीके से हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है उसके लिए हमने ये, क्योंकि हमारी नीश सोलर से रेलिवेंट है और हमारा पूरा जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के इर्द गिर्द घूमता है, तो इस हवाले से ख़ास तौर पे जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि आप इलेक्ट्रिकल काम जो भी करवाएं वो सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन से करवाएं, और जिनको उस काम करने का तजर्बा है पहले। अक्सर औकात हम अ, पैसों की बचत के लिए बाज़ औकात ये करते हैं कि एक आम अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि हमारे इलेक्ट्रिशियंस जो हैं, अगर बहुत ज़्यादा सिंगल वायर पर काम करने का किसी को तजुर्बा है, सिंगल फेस की इक्विपमेंट पर, तो उसको थ्री फेस का नहीं पता होता कि थ्री फेस किस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से जिनको थ्री फेस का पता होता है उनको जो है डीसी सोलर का नहीं पता होता कि डीसी जो है वो किस तरीके से काम करता है, यानी कि जो डीसी करंट है वो किस तरीके से काम करता है। हमारे पास इस वक्त मार्केट में जो इलेक्ट्रिशियंस अवेलेबल हैं, तकरीबन 60-70% इलेक्ट्रिशियंस ऐसे हैं जिनसे अगर आप सोलर की वायर्स के हवाले से पूछेंगे या सोलर्स के बारे में, सोलर डीसी करंट के बारे में पूछेंगे, तो उनको इस हवाले से नहीं पता होगा। तो खैर, इस हवाले से हमारे पास बहुत ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि हमने इलेक्ट्रिकल काम किसी सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन से ही करवाना है, क्योंकि वो हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग वो आपका काम चल तो जाए, लेकिन लॉन्गर रन में आपको नहीं अंदाज़ा होगा कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हमारे पास अक्सर औकात घरों में जो बटन्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स हैं, उनमें वायर्स लूज होती हैं। लूज वायर्स स्पार्क पैदा कर सकती हैं, और इवन के स्पार्क पैदा होने से बटन्स और जो ब्रेकर्स हैं वो बर्न आउट हो सकते हैं, और वहाँ से भी फायर जो है जो है आग जो है भड़क सकती है, और पूरे डीबी से होते हुए पूरे जो घर है, एरिया है, उसको डिस्टर्ब कर सकती है। तो हमने ये भी देखना है कि हमारे अक्सर बटन्स अगर इलेक्ट्रिकल के गर्म हो रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि वो बटन्स क्यों स्पार्क, अमूमन वो स्पार्क से होते हैं, और कभी तो ऐसा होता है कि ओवरलोड हो चुका होता है एक ब्रेकर है, अगर वो एक पर्टिकुलर एम्पेयर तक सपोर्ट करता है, लेकिन उसके ऊपर लोड ज़्यादा डाल दिया गया है। तो ये चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो ब्रेकर्स हैं उनकी कैफियत क्या है। और अमूमन अक्सर औकात हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में जो सोलर इक्विपमेंट के जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस लगे हुए हैं उनको भी खोल के देख लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सेफ्टी की 2-3 डिवाइसेस ऐसी हैं जिनसे आग लगने का अंदेशा होता है, जिनको सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस कहा जाता है। वो डिवाइसेस अक्सर खुद बर्न आउट होती हैं और आपके अप्लायंस को सेफ्टी देती हैं। तो ऐसी सूरत में जहां भी सर्च एसपीडीज लग रही हैं, कोशिश ये करें कि अपने इंस्टॉलर को कहें कि एसपीडीज को एक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगाएं, और ब्रेकर्स को एक डिफरेंट जो है डीबी बॉक्स में लगाएं, क्योंकि एसपीडीज का काम ही बर्न आउट होना है, और जब कभी भी सर्ज आता है तो वो बर्नआउट, खुद बर्नआउट होती हैं, इक्विपमेंट को बचाती हैं। तो अक्सर औकात ये देखने में आया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो एग्जैक्टली इन्वर्टर के नीचे ही लगा होता है, सोलर इन्वर्टर के। यहाँ सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस विद इन डीबीज प्लेस होती हैं। ऐसी सूरत में अगर वो कभी बर्न आउट होती भी हैं तो उससे दूसरे अप्लायंसेस या इवन जो ऊपर लगा हुआ इन्वर्टर है वो भी जल जाते हैं। तो इंस्टॉलेशन के वक्त हमें इस चीज़ की भी बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो सोलर इंस्टॉलर है वो इसकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से कर रहा है, और जो सर्टिफाइड लोग हैं उनको ये बात पता होती है, और वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं। इन्वर्टर लगाने की जो पोजीशन है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है पूरे घर के अंदर। जो सोलर का इन्वर्टर लगना है वो किस जगह पर लगना चाहिए। नॉर्मली तो बहरिया टाउन कराची ने भी अपनी जो एसओपीज हैं उसके अंदर अपने जो बने हुए विलाज हैं उनमें तो एक एरियाज मख्तस किए हुए हैं कि जहाँ पर आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं।
वो अमूमन वो साइड पर ही हैं। देखें, असूली तौर पे तो सोलर इन्वर्टर घर से बाहर लगना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे ओपन गेटेड कम्युनिटी है, इवन विद इन विलाज हमारे पास गेटेड नहीं, गेट्स नहीं है, तो ऐसी सूरत में सिक्योरिटी के लिए बहरिया टाउन ये कहता है कि आप अपनी प्रीमिसेस के अंदर लगाएं। और अंदर लगाते हुए हमें इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना चाहिए कि जिस जगह पर लगा रहे हैं वो साइड पर हो। तो जो बहरिया के विलाज हैं उनमें ज़्यादातर तो साइड पर लग जाता है, लेकिन कुछ इकबाल विलाज हैं, ऐसे विलास जो सेंटर में जिनका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, तो ऐसे विलास के अंदर एक मिड ऑफ द घर में अप्लायंस लगता है। तो ऐसी सूरत में लाजमी एक आपके पास छोटा सिलेंडर फायर फाइटिंग के लिए, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक छोटा सिलेंडर हो, या ड्राई केमिकल पाउडर का छोटा सिलेंडर एक घर में सेफ्टी के तौर पे प्लेस होना चाहिए। अब इसको साइड पे रखने का मकसद ये होता है इन्वर्टर को कि खुदा न खास्ता कभी ऐसा प्रॉब्लम हो तो इग्नाइट जो है वो सेंटर ऑफ द घर से शुरू ना हो आग। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है कि अप्लायंसेस को, और अक्सर औकात ये देखने में आया है कि सोलर इंस्टॉलर जो है जिस जगह को रेकमेंड कर रहे होते हैं, रेजिडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ हमारा जो कॉस्मेटिक अप्रोच है वो ठीक नहीं है। लेकिन हमें ये बात को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को फोकस करने की कि कॉस्मेटिक को हमने सेफ्टी पर प्रेफरेंस नहीं देनी। हमारी जो सेफ्टी है दैट इज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये एक फैक्टर है कि हमने इन्वर्टर को लगाना कहाँ है। अगर मिड ड्यू टू डीबी के क्लोज रखना है, तो डीबी के क्लोज होने की वजह से कुछ घरों में बीच में लगाना पड़ जाता है, तो ऐसी सूरत में आपके पास सेफ्टी के फायर एक्सटिंग्विशर बेसिक होने ज़रूर चाहिए। और हमारे पास घरों में बच्चों को भी, फैमिलीज को भी पता होना चाहिए कि फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है, वो सबको पता होना चाहिए। और एक एसओपी ज़रूर बच्चों को ट्रेन करने के लिए हमें बतानी चाहिए कि ऐसी सूरत में हमने करना क्या है, या हमने बताना है फायर के बारे में बताना है, क्योंकि ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीवारों से दीवारें मिली हुई हैं विलास की, तो हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरीके से देखनी है। और वायर्स की इंस्पेक्शन रेगुलर करनी है। देखें, होता क्या है कि सोलर पैनल ऊपर छत पर लगे हुए होते हैं, और क्योंकि ये एक लंबे टाइम के लिए लगते हैं, 20-20 साल इनकी पैनल्स की लाइफ है, और इनके साथ जो इक्विपमेंट यूज़ होना चाहिए वो भी उसी लेवल का होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों ने पैसे नहीं बचाने के एक अंडर रेटेड और अंडर ग्रेड चीज़ जो है वो वायर है उसको लगा लें। अमूमी तौर पे जो डीसी केबल्स हैं वो डुअल पीवीसी टिन कोटेड होती हैं, टेम्परेचर प्रूफ और फायर प्रूफ भी होती हैं, तो वो अक्सर लगाई जाती हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कोई चीज़ मूव होती है, या सर्वेंट्स काम करते हैं, या कोई और घर में काम हुआ जिसकी वजह से वायर्स अक्सर किसी वजह से कट हो सकती हैं। और कट होने के बाद हमें इस चीज़ पर बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है कि पहले तो वायर्स इस तरीके से सिक्योर हों, कंसील हों, पाइप्स में हों कि वो किसी ऐसे मूवमेंट से ब्रेक ना हो सके। लेकिन अगर बिलफर्ज ऊपर पैनल्स के करीब करीब में कोई चीज़ ऐसी थी जिसने वायर को ब्रेक कर दिया, तो जब कभी भी आप ऊपर जाएं, छत पर जाएं, तो एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर कर लिया करें कि कोई चीज़ ऐसी लूज तो नहीं है, तो उसको टाइमली सिक्योर कर लिया जाए। अक्सर औकात जो है टाइज यूज होती हैं, और टाइज वायर्स को सिक्योर करने के लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, साल 2 साल 4 साल, क्योंकि धूप इतनी खतरनाक चीज़ है कि वो टाइज भी ब्रेक हो जाती हैं, तो वायर्स वगैरह लटक जाती हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा सा दोबारा मेंटेनेंस करवा के उनको सिक्योर करवा लें। और अक्सर पैनल धोते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें पैनल सुबह अर्ली मॉर्निंग या आफ्टर सनसेट जो है वॉश करें, और ताकि ऐसे टाइम में जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है फ्रॉम पैनल नहीं हो रही होती। और इसका ये याद रहे कि जो सोलर पैनल से स्ट्रिंग आती है या वायर आती है, उसमें हाई वोल्ट्स होते हैं, इतने हाई वोल्ट्स होते हैं कि अमूमन वो वोल्ट्स हमें एसी साइड, यानी जो बहरिया से आने वाली बिजली है उसमें भी नहीं होते, क्योंकि इन्वर्टर जो हैं डीसी करंट की 1000 वोल्ट्स को भी सपोर्ट करते हैं। जबकि हमारे पास अगर 3 फेज का करंट भी आ रहा होगा बहरिया की तरफ से या किसी भी यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो
420 फेस टू फेस उसका 380 से 420 वोल्ट का होता है। जबकि जो सोलर इक्विपमेंट है, जो सोलर का जो करंट है, डीसी करंट, वो इवन के 700 800 की भी स्ट्रिंग बनी हुई होती है, 10 किलोवाट की। 18 पैनल अगर उसमें लगे हुए हैं तो उसकी स्ट्रिंग हाई वोल्ट पर चल रही होती है। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल है कि जो डीसी वायर्स हैं वो सिक्योर हों। इसी तरीके से, हाँ, मैंने जो है आपको बताया कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो जिस जगह पर आपका सोलर इन्वर्टर लगना है, लगे, तो प्रॉपर वेंटिलेशन हो। आल्दो कि उसके अंदर हमारे पास जो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर हैं उसमें हीट सिंक्स होते हैं, लेकिन हीट सिंक्स के जो फिन्स हैं उनको वेंटिलेशन चाहिए होती है। या अगर किसी आजकल जो बड़े इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनमें दोबारा फैंस लगते हैं हीट सिंक के साथ, लेकिन अमूमी तौर पे जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं उसमें फैंस नहीं होते। तो इसलिए वेंटिलेशन ज़रूरी है। और हाइट और एक्सेसिबिलिटी को भी ज़रा देख लिया जाए कि जहाँ सोलर इन्वर्टर लग रहा है वो अमूमी तौर पर बच्चों की जो रेंज है उससे दूर हों। और इसी हवाले से हमारे पास मजीद जो आ, ये जो जिस तरीके से मैंने बताया पहले, ये वायर्स के बारे में बता चुका हूँ कि सोलर सिस्टम्स प्रोफेशनल से इंस्टॉल्स हों, इन्वर्टर क्लीन और वेंटिलेटेड एरिया पे हों। फायरबॉल्स के बजाय अगर फायरबॉल्स अच्छी नहीं आ रही, ये देखने में आया है कि हमारे पास जो फायरबॉल्स हैं ड्राई केमिकल पाउडर की, वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सटिंग्विश नहीं होती। तो ऐसी सूरत में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के छोटे सिलेंडर या फिर ड्राई केमिकल पाउडर के जो छोटे सिलेंडर हैं वो होने चाहिए। जहां पर हम लगा रहे हैं वो ये देख लें कि डिस्टेंस पानी के जो है वो उससे दूर हो। और अगर हो सके, आजकल हमारे घर में जो है, घरों में एक छोटे छोटे अप्लाइंसेस मिल रहे हैं जिसमें स्मोक डिटेक्टर्स हो गए। तो स्मार्ट स्मोक डिटेक्टर्स या गैस डिटेक्टर्स जो हैं वो भी एक अच्छे इफेक्टिव किस्म के, ये नहीं कि बहुत सस्ते जो हैं वो बाज़ औक़ात काम ही नहीं करते और पर्पस जो है वो पूरा नहीं करते। ऐसी सूरत के अंदर हमें ये देखने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि जो अप्लायंस हम सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं वो जो है क्या है। एक बेस्ट प्रैक्टिस है घर की खवातीन के लिए कि जब वो किचन इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि गैस के सिलेंडर्स हैं और गैस अमूमन आ रही होती है, तो ये अपनी आदत बना लें कि किचन को इस्तेमाल करने से पहले, सबसे पहले तो जो एग्जॉस्ट हैं, जो हुड्स हैं, उनको इग्नाइट करने से पहले आप एग्जॉस्ट चलाएं। सुबह जाते ही किचन में जब भी आपने थोड़े वक्फे के बाद गैप दिया हुआ है किचन को इस्तेमाल करना है, बेस्ट प्रैक्टिस है ये कि आप अपने हुड्स को ऑन कर दें, आप अपने एग्जॉस्ट फैन को ऑन करें, ताकि जस्ट टू बी सेफ साइड, अगर उस पर्टिकुलर किचन के अंदर गैस है और यहाँ कोई गैस जमा है, वो जो है निकल जाएगी एग्जॉस्ट से और हुड से। और स्मेल को जो है वो ज़रूर जो है नॉर्मली तो आ जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर थोड़ी तवज्जो देनी पड़ती है। तो इस चीज़ को भी आपने प्रैक्टिस में लाना है कि आपने किचन में कभी भी किचन इस्तेमाल करना हो तो सबसे पहले एग्जॉस्ट और सबसे पहले हुड्स वगैरह चला के उसके थोड़ा 5-10 मिनट दे दें, उसके बाद आप अपना जो है किचन को यूज़ करें या आग जलाएं। क्योंकि ये देखने में आया है कि गैसेस जो हैं वो क्योंकि अक्सर किचन बंद होते हैं और रात में, और एकदम जो है सुबह इस्तेमाल होने से, तो वो एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि किचन में जाने से पहले, या तो आपका किचन इतना अच्छा वेंटिलेटेड हो कि उसमें आप समझे कि गैस जो है कंटेन ना रह सके। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किचन के अंदर वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, तो फिर आपने एग्जॉस्ट फैन का और हुड्स का इस्तेमाल करना। इसी तरीके से विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उस पर नज़र रहनी चाहिए कि कॉर्ड्स जो हैं और इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं उनकी वियर टियर क्या है, और फ्यूजेस वगैरह जो हैं, ब्रेकर्स वगैरह हैं, उनकी फिजिकल जो अपीयरेंस है वो क्या कह रही है। बाज़ औक़ात तो यूके में अक्सर हमारे पास तो ईसीआई इंस्पेक्शंस होती थी, हीट अक्सर आके इलेक्ट्रिशियंस जो हैं वो इंस्पेक्ट करते थे कि किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर एक नॉर्मल से ज़्यादा हीट तो नहीं जनरेट हो रही। तो हीट जब जनरेट होती है तो फिजिकली वो ब्रेकर्स और बटन्स का शेप, जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर असर डालती है और वो येलो येलो होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको नज़र रखनी चाहिए।
छोटे स्मोक डिटेक्टर्स या गैस डिटेक्टर्स, अगर आपको स्मार्ट आजकल अप्लाइंसेस आ रही हैं होम ऑटोमेशंस के अंदर, वो देख लें तो इस तरीके से मिले। लेकिन घर में बेसिक फायर एक्सटिंग्विशर छोटे छोटे लाजमी होने चाहिए, ड्राई केमिकल पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड वाले। और सैंड आपको पता होना चाहिए कि एक सैंड की बकेट है, वो भी आपके घर में एक जगह पर रखी हो। जिस तरीके से आपने देखा होगा कमर्शियल और इंडस्ट्रीज के अंदर फायर पॉइंट्स बने होते हैं, जहाँ पर जो अप्लाइंसेस हैं उसमें बकेट्स में सैंड भी होती है, वाटर भी होता है। इसी तरीके से जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उसमें ऑक्सीजन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वाटर वाला और AFFF रखे हुए होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अपनी फैमिली को, जिस तरीके से हमने पूरी अभी जो गुजरा है हमारी, जिसमें हमने बताया कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस पर इस्तेमाल होता है, तो ये उसी तरीके से आप लोगों को इस पर इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि बेसिक फायर एक्सटिंग्विशर ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे ज़रूर होने चाहिए। वो नॉर्मली इसको आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप जो है छोटी मोटी फायर को राइट ऑन द स्पॉट जो है बुझा सकें। तो इस हवाले से जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये रिकॉर्डिंग भी जो है आपकी हमारे जो है कम्युनिटी में पोस्ट हो जाएगी, और लेटर ऑन आप लोग जो है इसके बारे में वहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वहाँ जाके लेक्चर सुन सकते हैं। और वहाँ भी कम्युनिटी में भी सवाल किए जा सकते हैं। हमारी जो कम्युनिटी है उसमें जो रिस्पॉन्सिबल हैंड्स हैं वो इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। और कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो मैं तो ये इनकरेज करता हूँ कि हमारी स्मार्ट्स एंड पावर की जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें, जहां आप ये रिकॉर्डिंग्स देखेंगे और वहां आप सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं इस वक्त जो है क्वेश्चंस आंसर्स के लिए जो है माइक खोलता हूँ, और कोई भी इस तरीके का सवाल है तो वो पूछा जा सकता है। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। आप लोग देखिए माइक आपके पास अनम्यूट होता है, कोई सवाल है इस हवाले से? नहीं, सब क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।